तो जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, मामला एकदम गर्मा गया है। एक तरफ हानली ने उस बूढ़े का काम तमाम करके उसके झोले से ग्लेशियल क्विंटेसेंस जैसा अनमोल और बर्फीला खजाना उड़ा लिया है, तो दूसरी तरफ दुश्मनों की फौज बौखलाई हुई है। यिन शिफ्टिंग सेक्ट के गुंडे और एंडलेस स्काई सेंटिस ने हाथ मिला लिया है और कसम खाई है कि जिन कैपिटल की बड़ी नीलामी में हानली को जादुई जाल में फांस कर उसकी बोटी बोटी कर देंगे। पर अपना हानली भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसने साफ कह दिया है कि चाहे मौत सामने खड़ी हो, वो पीछे नहीं हटेगा। ऊपर से मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने भी अपनी खूंखार तकनीक से मदद का वादा कर दिया है। तो अब ये भाग बिल्कुल वहीं से शुरू होता है जहां पिछला हिस्सा खत्म हुआ था, जब हानली अपने कमरे की उस बर्फीली धुंध के बीच खड़ा होकर उस चमकते चांदी जैसे मोती को निहार रहा था। हानली उस चमकते हुए जेडी मोती को फटी आंखों से ताकता रह गया। उसकी पुतलियां डोल रही थीं। उसने बुदबुदाते हुए कहा, भाई, जब ये चीज़ इतनी नायाब है तो इसमें ज़रूर कुछ तो खास बात होगी। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस हंसते हुए बोला, खास? अरे भाई, ये तो उससे कहीं बढ़कर है। हम इंसानों के लिए तो ये बस औजार चमकाने और गोलियां बनाने का सामान है, लेकिन उन ससुरा राक्षसों के लिए, वो इसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दें। ये वो जादुई चीज़ है जो उन्हें ऊपर वाले लोक में जाने वाली उस जानलेवा बिजली की मार से बचा सकती है। हानली की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने हक्का बक्का होकर पूछा, क्या राक्षसों की बिजली वाली मुसीबत? मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने समझाते हुए कहा, हाँ, एकदम सच। इस दुनिया में खूंखार राक्षसों की कमी नहीं है, लेकिन उनमें से इक्का दुक्का ही उस कयामत की बिजली को झेल पाते हैं और इंसान का रूप ले पाते हैं। उन बेचारों की सबसे बड़ी कमजोरी ही बिजली है, जो उनके लिए सीधे मौत का वारंट होती है। पर अगर वो इस ग्लेशियल क्विंटेसेंस की एक बूंद भी चख लें तो उनका शरीर पत्थर जैसा हो जाता है और बिजली उनका बाल भी बाका नहीं कर पाती। अब समझा कि उन राक्षसों के लिए ये चीज़ कितनी कीमती है, लेकिन हमारे इंसानी पाखंडियों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। बस ये नॉर्थ नाइट पैलेस वाले थोड़े तेज़ निकले, क्योंकि उनकी सारी शक्ति ही बर्फ़ पर टिकी है। जब मैं पहले ग्रेट जिन में टहल रहा था, तब मेरे बड़े बड़े सूरमाओं को धूल चटाने के बाद ही मुझे इस चीज़ का राज पता चला। कहते हैं कि हर 1000 साल में राक्षसों की फौज इस नॉर्थ नाइट पैलेस के टापू पर धावा बोलती है, ताकि उनसे ये ग्लेशियल क्विंटेसेंस छीन सके। हानली को यकीन नहीं हो रहा था। उसने पूछा, काहे, क्या ये वाकई सच है? मोनार्क सोल डाइवर्जेंस बोला, ससुरा, इसमें अचरज कैसा? बिना इस दवा के उन राक्षसों का मरना तय है। अगर उन्हें एक बूंद भी मिल जाए तो उनके बचने की उम्मीद बढ़ जाती है, तो वो अपनी पूरी ताकत तो लगाएंगे ही। कभी कभी तो मायरिएट डीमम वैली का वो बूढ़ा दानव खुद सबको इकट्ठा करके चढ़ाई कर देता है। लेकिन नॉर्थ नाइट पैलेस वाले भी कम दबंग नहीं है। उनके टापू पर पुराने ज़माने के ऐसे ऐसे खतरनाक जाल यानी फॉर्मेशंस हैं कि किसी की दाल नहीं गलती। ऊपर से वहाँ की हाड़ कंपा देने वाली बर्फ़ की हवा। अगर कोई राक्षस बर्फ़ वाली शक्ति नहीं जानता तो वहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी आधी हवा तो वैसे ही निकल जाएगी। यही वजह है कि इतनी ताकत होने के बाद भी राक्षस उस टापू पर कब्जा नहीं कर पाए। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, उस मामूली से नेसेंट सोल वाले बुढ़ऊ के पास इतनी कीमती चीज़ आई कहाँ से? उस बोतल के नीचे कोई निशान है क्या? हानली ने तुरंत बोतल के नीचे हाथ फेरा और बोला, निशान? हाँ, इसके नीचे तो एक बर्फ के फूल जैसा निशान बना है। तुम्हें पता है ये क्या है? मोनार्क सोल डाइवर्जेंस तपाक से बोला, देखा, मैं न कहता था, ये नॉर्थ नाइट पैलेस की मोहर है। बड़ा अजीब चक्कर है कि ये कीमती माल उस छोटे से बंदे के झोले में कैसे पहुंच गया। हानली कुछ देर सोच में डूबा रहा और फिर माथा सिकोड़ते हुए बोला, दुनिया में अजीब कांड होते ही रहते हैं। शायद उसने वहां से चोरी की हो या वो वहीं का भगोड़ा हो। खैर, जो भी हो, अब तो ये अपने हाथ लग गई है। जैसा तुमने कहा, हमारे लिए तो ये बस एक सामान ही है, तो शायद नॉर्थ नाइट पैलेस वालों ने भी पिटने के डर से इसे बांटना शुरू कर दिया हो। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने गंभीर होते हुए कहा, दुनिया को तो वो यही पट्टी पढ़ाते हैं कि हम राक्षसों को ताकतवर नहीं बनने देना चाहते, ताकि ग्रेट जिन में शांति बनी रहे। वो कहते हैं कि इस छोटी सी बोतल से दर्जनों खूंखार राक्षस पैदा हो सकते हैं, जिससे जंग छिड़ जाएगी। पर ये सब बस जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। असल कहानी कुछ और है। जब मैंने उस डिप्टी पैलेस मास्टर को मारकर उसकी रूह की तलाशी ली थी, तब मुझे एक ऐसा राज पता चला जो सिर्फ बड़े ओहदे वालों को पता है। असल में ये ग्लेशियल क्विंटेसेंस उस जादुई प्राचीन दवा रिटर्निंग सन वाटर को बनाने का सबसे ज़रूरी सामान है। हानली का तो कलेजा ही मुंह को आ गया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या रिटर्निंग सन वाटर? वही जिससे शरीर फिर से जुड़ जाता है? मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने शांत होकर कहा, वही। कहते हैं कि शरीर के चीथड़े भी उड़ जाएं तो ये दवा पल भर में ठीक कर देती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये मुर्दे में भी जान फूंक देती है।
अब ये सच है या झूठ ये तो खुदा जाने, लेकिन एक बात पक्की है, ये दवा इंसान की उम्र का चौथा हिस्सा बढ़ा देती है। समझ रहा है इसका क्या मतलब है? हान ली ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, मतलब कि कोई कोर फॉर्मेशन वाला बंदा भी नेसेंट सोल में पहुंच सकता है, और नेसेंट सोल वाला सीधा भगवान जैसा यानी डीटी स्टेज में बन सकता है। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस बोला, एकदम सही पकड़े हो, पर यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें खौलते हुए लावा के सबसे गहरे हिस्से से प्योर सन फ्लेम एसेंस लाना होगा। वो ससुरा इतना दुर्लभ है कि उसे पकड़ना नामुमकिन जैसा है। हान ली ने फीकी मुस्कान से कहा, भाई वो आग का गोला कहाँ मिलेगा? वो तो इतना चालाक होता है कि इंसानों को देखते ही रफू चक्कर हो जाता है, और अगर मिल भी गया तो मेरे पास उसे बनाने का नुस्खा कहाँ है? मोनार्क सोल डाइवर्जेंस थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, देख भाई, आग का गोला तो मैं नहीं ला सकता, पर नुस्खा मेरे पास है। भूल गया मैंने उस डिप्टी पैलेस मास्टर की रूह को खंगाला था। अगर तुझे चाहिए तो मैं तुझे वो दे सकता हूँ। हान ली खिल उठा और बोला, ये तो एकदम गर्दा उड़ा देने वाली बात कह दी आपने। शायद आगे चलकर ये मेरे काम आ जाए। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने एक पीली पर्ची बाहर फेंकते हुए चेतावनी दी, ज़्यादा खुश मत हो, ये प्योर सन फ्लेम एसेंस मिलना टेढ़ी खीर है। अगर इतना आसान होता तो नॉर्थ नाइट पैलेस वाले कब का इसे बनाकर अमर हो गए होते। हान ली ने हंसते हुए वो पर्ची थाम ली और कहा, शुक्रिया उस्ताद, याद रखूंगा। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने जाते जाते एक और टिप दी, एक बात और, तेरा वो स्नो क्रिस्टल पर्ल भी तो बर्फ का बना है ना? अगर उसमें इसकी कुछ बूंदे डाल देगा तो उसकी ताकत और चमक एकदम झक्कास हो जाएगी। इसके बाद वो ऐसे चुप हुआ जैसे सो गया हो। हान ली की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि क्या उसकी पर्पल एपेक्स फ्लेम्स इस बर्फीली शक्ति को सोख पाएंगी? अगर ऐसा हुआ तो उसकी आग की ताकत और बढ़ जाएगी। उसने तुरंत अपने हाथ में बैंगनी आग का एक गोला निकाला और उसे बोतल के मुंह पर ढाल की तरह लगा दिया। फिर उसने कुछ मंत्र बुदबुदाए। देखते ही देखते बोतल से चांदी जैसी चमकती बर्फीली हवा निकलने लगी, जो सितारों की तरह सुंदर दिख रही थी। हान ली ने एक मंत्र फेंका और उस बैंगनी आग ने उस बर्फीली हवा को अपने अंदर जकड़ लिया। फिर उसने फुर्ती से बोतल बंद की और उस आग के गोले को सीधा गटक लिया। जैसे ही वो बर्फीला गोला उसके अंदर गया, वो पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंखें मूंद लीं। उसके शरीर के अंदर उसका छोटा सा नेसेंट सोल अपनी आंखें खोलकर बैठा था। वो बैंगनी आग अब उस चांदी जैसी चमक के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। उस नन्हे नेसेंट सोल ने अपनी उंगलियां घुमाईं और उसके शरीर से नीली रोशनी फूटने लगी। देखते ही देखते वो बैंगनी आग और वो बर्फीली ग्लेशियल क्विंटेसेंस ऐसे मिल गए जैसे पुराने यार मिल रहे हों। हान ली अब पूरी तरह से अपनी इस नई शक्ति को जगाने में खो गया था। डाओइस्ट मोनास्टरी का असली मालिक भले ही एक मामूली इंसान था, पर उसे कल्टीवेशन की दुनिया की थोड़ी बहुत भनक थी और वो हान ली की असली पहचान का हल्का फुल्का अंदाजा लगा चुका था। इसीलिए जब हान ली पूरे एक दिन तक अपने कमरे में दुबका रहा तो उस मालिक ने हान ली को डिस्टर्ब करने की हिमाकत नहीं की। जब हान ली ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं तो हान ली के चेहरे पर थोड़ी मायूसी दिख रही थी। हान ली ने एकदम लाचार होकर बुदबुदाते हुए कहा, ससुरा, ये ग्लेशियल क्विंटेसेंस तो पर्पल एपेक्स फ्लेम्स के साथ घुलमिल ही नहीं रहा है। अब तो लगता है कि इसे बस हथियार बनाने या उन्हें चमकाने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर हान ली ने अपने मुंह से एक चमकता हुआ एकदम झक्कास मोती हवा में थूका, वही स्नो क्रिस्टल पर्ल, और उसे अपने से 1 मीटर ऊपर हवा में तैरा दिया। हान ली टकटकी लगाकर स्नो क्रिस्टल पर्ल को देखने लगा और हाथ घुमाकर ग्लेशियल क्विंटेसेंस की छोटी शीशी बाहर निकाली। हान ली ने अपनी उंगली शीशी पर फेरी और उसे हवा में उछाल दिया। फिर हान ली ने दूसरे हाथ से शीशी के पेंदे पर एक करारा थप्पड़ जड़ा, जिससे ग्लेशियल क्विंटेसेंस की एक बूंद गोली की तरह निकली और सीधे स्नो क्रिस्टल पर्ल के अंदर समा गई। हान ली ने तुरंत एक मंत्र फूंकते हुए अपने मुंह से नीले रंग की नेसन फ्लेम की एक लकीर छोड़ी, जिसने पलक झपकते ही स्नो क्रिस्टल पर्ल को चारों तरफ से लपेट लिया। उस नाचती हुई आग को थोड़ी देर ताकने के बाद हान ली ने अपनी आंखें मूंद लीं। हान ली को पूरा भरोसा था कि जब तक ये बड़ी वाली ऑक्शन शुरू होगी तब तक स्नो क्रिस्टल पर्ल के निखरने का काम पूरा हो जाएगा। यही सोचकर हान ली ने अपनी नेसन फ्लेम को काबू किया और धीरे धीरे स्नो क्रिस्टल पर्ल को तराशने लगा। दूसरी तरफ जिन कैपिटल के उत्तर में मौजूद शाही महल की एक आलीशान हवेली में एक दुबला पतला नीले कपड़ों वाला नौजवान बड़े मजे से बगीचे में टहल रहा था। अचानक उस नौजवान के कान खड़े हुए और उस नौजवान ने पीछे मुड़कर देखा। उस नौजवान का चेहरा एकदम हान ली जैसा था, बस फर्क इतना था कि उस नौजवान की आंखें एकदम बर्फीली और पत्थर जैसी थीं।
तभी बगीचे के दरवाजे से भारी कदमों की आहट आई और काली टोपी के साथ कढ़ाई वाले कपड़े पहने एक बुढ़ा सामने आया। जैसे ही उस बुढ़े की नजरें एल्डर हान की उन कड़वी आंखों से मिलीं, बुढ़े की तो जैसे थरथराहट छूट गई। एल्डर हान ने अपनी नजरें हटाईं और टहलते हुए बुढ़े के पास पहुंचकर एकदम ठंडे लहजे में कहा, तो डाओइस्ट युनवाई यहां पधारे हैं, काहे भाई हमसे का काम आन पड़ा। युनवाई ने एक सूखी हंसी हंसते हुए कहा, अरे भाई, अगर कोई मामूली बात होती तो भला हम एल्डर हान की साधना में खलल डालने की जुर्रत थोड़े ही करते, पर यह खबर तो सीधे एल्डर हान से जुड़ी हुई है। एल्डर हान ने अपनी आंखें सिकोड़ी और एकदम खूंखार चेहरे से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उस बंदे को ढूंढ निकाला है। युनवाई ने अपनी आस्तीन से सफेद रंग की याड स्लिप हवा में उछाली। एकदम सही पकड़े हैं। खबर मिली है कि यिन शिफ्टिंग सेक्ट के कुछ चेले जिन कैपिटल के बाजारों में छिप छिप कर उस बंदे को ढूंढ रहे हैं। ये रही उसकी तस्वीर, जो एकदम वैसी ही है जैसा एल्डर हान ने बताया था। खुद ही अपनी आंखों से देख लो। एल्डर हान ने गुस्से में अपना हाथ उठाया और हवा में ही उस याड स्लिप को दबोच लिया। एल्डर हान का चेहरा झटकने लगा जैसे ही एल्डर हान ने अपने स्पिरिट सेंस से उसे पढ़ा। फिर एल्डर हान ने एकदम ठंडे होकर पूछा, हाँ ये वही ससुरा है, पर ये यिन शिफ्टिंग सेक्ट वाले उसे काहे ढूंढ रहे हैं। युनवाई ने धीरे से समझाया, ये तो अभी पक्का पता नहीं, पर उस सेक्ट के सारे बड़े बुजुर्ग राजधानी में इकट्ठा होने लगे हैं। एल्डर हान, आपने खुद कहा था कि ये हान ली नाम का आदमी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, इसीलिए सेकंड एल्डर में फैसला किया है कि एल्डर हान ही उस बंदे का काम तमाम करेंगे। बस शर्त यह है कि ऑक्शन में कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, बाकी एल्डर हान चाहे जो तरीका अपनाए। ये क्लैन को ऑक्शन में कुछ ऐसी चीजें हासिल करनी है जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई भी गड़बड़ हो। एल्डर ये भी इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। एल्डर हान ने एक जोरदार खर्राटा भरा और कहा, अगर ये खबर सच्ची निकली तो एल्डर हान उसे इस दुनिया से ही मिटा देगा। और हाँ, वो शैतानी हथियार ढूंढने में तुम्हारे खानदान को और कितना वक्त लगेगा। शाही खानदान के लिए काम करने से पहले मेरी ये शर्त पूरी होनी चाहिए। युनवाई ने हाथ जोड़कर सफाई दी, फिक्र मत करो एल्डर हान, हमने कई हथियारों का पता लगा लिया है। एक तो एल्डर हान को मिल ही गया है, बाकी थोड़े टेढ़े हैं तो उनमें वक्त लगेगा। एल्डर हान के होंठ टेढ़े हुए और आंखों में एक खतरनाक चमक दौड़ी। एल्डर हान ने दहाड़ते हुए कहा, मुझे इससे मतलब नहीं कि तुम कैसे करोगे। मैंने ये क्लैन की 20 साल गुलामी करने का वादा किया है, तो तुम्हें वो चीजें ढूंढनी ही पड़ेंगी। युनवाई ने सलाम ठोकते हुए कहा, बिल्कुल एल्डर हान, हम अपनी जुबान से नहीं पलटेंगे। हमारे बंदे पूरी जानकारी जुटा रहे हैं और जैसे ही कुछ पता चलेगा सबसे पहले एल्डर हान को ही खबर मिलेगी। इतना कहकर वो बुढ़ा वहां से खिसक लिया। एल्डर हान ने बुढ़े को जाते हुए देखा और फिर कुछ याद करके जोर से हंसने लगा। एल्डर हान ने अपनी आस्तीन झटकी और हाथ में एक सुनहरी चमक वाली छोटी तलवार आ गई। उस तलवार पर काली धुआं जैसी अंदरूनी शक्ति लिपटी हुई थी और वो तलवार तड़प रही थी जैसे उस काली गंदगी को झाड़ फेंकना चाहती हो, पर वो काली शक्ति उसे बुरी तरह जकड़े हुए थी। एल्डर हान ने मुंह बनाकर चिढ़ते हुए कहा, बड़ा सिरदर्द है ये, एक मामूली तलवार के अंदर की जान निकालना इतना मुश्किल काहे है। अगर ये गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू से न बनी होती तो एल्डर हान को इतनी माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर अब जब वो ससुरा जिन कैपिटल में आ ही गया है तो ये एकदम झक्कास मौका है। न केवल मैं उस हान ही से अपनी आत्मा बर्बाद करने और मेरी तरक्की रोकने का बदला लूंगा, बल्कि उसकी मौत के बाद ये सारी उड़ने वाली तलवारें लावारिस हो जाएंगी और फिर एल्डर हान उन पर अपनी दबंगई चलाएगा। एल्डर हान के चेहरे पर हैवानियत नाचने लगी, आंखें काली पड़ गईं और उनमें से बैंगनी रोशनी फूटने लगी। एल्डर हान का पूरा शरीर किसी राक्षस की तरह बदलने लगा। दूसरी तरफ हवेली के एक कोने में बने कमरे में 2 मर्द और एक औरत गुफ्तगू कर रहे थे। एक तो वही काली टोपी वाला बुढ़ा युनवाई था जो अभी अभी एल्डर हान से मिलकर लौटा था। दूसरा एक रौबदार अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने कमर पर कीमती बेल्ट बांधी थी। और वो खूबसूरत औरत वही थी जिसने रॉयल सेरेनिटी मोनास्टरी की बड़ी नन से बात की थी, पर इस वक्त उस औरत का चेहरा उतरा हुआ था। उस रौबदार आदमी ने पूरी बात सुनी और सोच में डूबकर बोला, तो तुम्हारा मतलब है कि एल्डर हान एक बार में ही मान गए? युनवाई ने जवाब दिया, हाँ। जैसे ही उस बंदे का नाम सुना, एल्डर हान के चेहरे पर खून सवार हो गया। लगता है इनकी दुश्मनी बहुत पुरानी और गहरी है। उस खूबसूरत औरत ने अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, पर यह बात हजम नहीं हो रही कि दोनों का नाम भी एक, शक्ल भी एक, और ऊपर से ये हान ली अभी कुछ दिन पहले रॉयल सेरेनिटी मोनास्टरी में घुसपैठ कर रहा था। पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहा है, शायद हमारे खानदान को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, और अब ये यिन शिफ्टिंग सेक्ट वाले भी उसके पीछे पड़े हैं। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। उस आदमी ने गंभीर होकर कहा, बातें तो अजीब हैं, पर हमें ज्यादा बाल की खाल निकालने की जरूरत नहीं है।
जब तक एल्डर हान किसी बड़े गुट का जासूस नहीं है और हमारे काम आ रहा है तब तक सब ठीक है। एल्डर हान के पास न केवल तगड़ी अंदरूनी शक्ति है बल्कि उसे पुराने जमाने के ऐसे राज पता है जो हमारे बड़े काम आए हैं। हमें हर हाल में उसे अपने पाले में रखना है। रही बात उस दूसरे हान ली की, तो उस पर नजर रखो। अगर उसने यिन शिफ्टिंग सेक्ट की नाक में दम कर रखा है तो वो कोई ऐरा गैरा तो नहीं होगा। और अगर हमें शक है कि वो हमारे ये क्लैन का दुश्मन है तो मौका मिलते ही उसे ठिकाने लगाने में एल्डर हान की मदद कर देना। बुढ़े युन वाई ने टोकते हुए कहा, सेकेंड एल्डर की बात तो सही है, पर ये एल्डर हान किसी काली शक्ति वाले सेक्ट से है और मुझे लगता है कि ये अपनी असली ताकत हमसे छिपा रहा है। पता नहीं ये हमसे वो खुद को नुकसान पहुंचाने वाले शैतानी हथियार काहे मंगवा रहा है। हमें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। उस रौबदार आदमी ने भारी आवाज में कहा, छोटे भाई युनवाई, ज्यादा टेंशन मत लो। अपने ये क्लैन के खास लोगों के अलावा हम किसी बाहर वाले पर भरोसा नहीं कर सकते, वरना हमारा असली प्लान चौपट हो जाएगा। आने वाली ऑक्शन बहुत मायने रखती है। हमें जो चीजें चाहिए वो किसी भी कीमत पर हासिल करनी है, पर किसी और को भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम उन्हें खरीद रहे हैं। अगर लोगों को पता चला तो वो हमारे इरादे भांप लेंगे, इसलिए एकदम तगड़ा बंदोबस्त करो। अगर हम उन जादुई औजारों को सुधार नहीं पाए तो कुछ सालों बाद खजाना ढूंढने का ये सफर हमारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। मिडिल एज वाले आदमी ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए एकदम ठसक के साथ कहा कि छोटे चाचा, आप जरा भी फिक्र मत करो, क्योंकि नीलामी की हमारी तैयारी एकदम चकाचक और तगड़ी है। और हमने इस काम के लिए ऐसे ऐरे गहरे वेग्रेंट कल्टीवेटर्स को पकड़ा है जिनका ये क्लैन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और जैसे ही नीलामी का तमाशा खत्म होगा, हम उन सबको ठिकाने लगाकर हमेशा के लिए चुप कर देंगे। तभी उस सुंदर औरत ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा कि लेकिन भाई साहब, आप शहंशाह की तरफ का मामला कैसे संभाल रहे हो? क्योंकि हाई जेनिथ सेक्ट का सेबल और हेवनली डेविल सेक्ट का 7 वंडर्स तो सीधे महल में डेरा डाले बैठे हैं। तो क्या ये सब उन उड़ती उड़ती अफवाहों की वजह से हो रहा है? ये बात सुनकर बुढ़े के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं और उसकी जान हलक में अटक गई। मिडिल एज वाले आदमी के गाल गुस्से में फड़कने लगे और उसने भारी आवाज में सबको ढांढस बंधाते हुए कहा कि तुम चैन से बैठो, क्योंकि बड़े भाई ने पहले ही उन दोनों के आने की असली वजह का पता लगा लिया है, जो कि 3 रॉयल मोनेस्ट्री का माउंटेन क्रशिंग सील है। और चूंकि वो हथियार बस बनने ही वाला है, इसलिए हमने जो जानबूझकर अफवाहें फैलाई थीं, उनकी वजह से उन दोनों को लग रहा है कि हम कोई बेशकीमती खजाना तैयार कर रहे हैं और अब वो ये क्लैन पर उसे बेचने का दबाव बना रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही झक्कास बात है। क्योंकि जब तक वो इस चारे के पीछे पड़े रहेंगे तब तक उन्हें हमारे असली खेल की भनक तक नहीं लगेगी। लेकिन फिर भी सावधानी के लिए हमारे खानदान के सभी एल्डर्स साथ में ही बाहर निकलेंगे, वरना वो दोनों खूंखार बुढ़े किसी पर भी हमला करके उसकी आत्मा को पढ़ सकते हैं। और खासकर वो 7 वंडर्स तो वशीकरण के खेल में इतना माहिर है कि नेसेंट सोल वाले धुरंधर भी उसके सामने पानी भरने लगते हैं। बुढ़े ने मायूसी के साथ आह भरते हुए कहा कि अच्छा, तो ये बात है, लेकिन क्या हम माउंटेन क्रशिंग सील को इतनी आसानी से उनके हाथ लगने देंगे, जबकि हमने इसे बनाने में अपना खून पसीना एक कर दिया है? मिडिल एज वाले आदमी ने कमीनी मुस्कान के साथ कहा कि अरे नहीं चाचा, अगर कोई एक सेक्ट आता तो शायद हमें दबना पड़ता, लेकिन यहाँ तो 2-2 भूखे भेड़िए आमने सामने हैं और बड़े भाई ने ऐसा दांव खेला है कि ये माउंटेन क्रशिंग सील चाहे जिसके भी हाथ लगे, उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर बुढ़े और उस औरत ने एक दूसरे की शक्ल देखी और चुपचाप वहां से खिसक लेने में ही अपनी भलाई समझी। वक्त का पहिया तेजी से घूमा और आखिर वो दिन आ ही गया जब महानीलामी शुरू होनी थी। इधर यिन शिफ्टिंग सेक्ट वाले पूरे शहर की खाक छान रहे थे और हर सराय और बाजार में हानली को ढूंढ रहे थे। लेकिन हानली तो बड़ा खिलाड़ी निकला और स्नो क्रिस्टल पर्ल को चमकाने में ऐसा डूबा कि कमरे से बाहर कदम तक नहीं निकाला। नीलामी वाली सुबह हानली ने अपना रूप बदलकर एक कद्दावर सांवले आदमी का भेष धर लिया और अपनी पीठ पर बंधे बांस के खोल को एक धाकड़ तलवार में बदल दिया और फिर अपनी अंदरूनी शक्ति को कोर फॉर्मेशन स्टेज तक समेटकर वेस्ट जिन मार्केट की तरफ चल दिया, ताकि किसी को शक ना हो। बाजार के पास पहुंचते ही हानली को समझ आ गया कि यहाँ तो एक से बढ़कर एक सूरमा जुटे हुए हैं, क्योंकि जहां देखो वहां नेसेंट सोल वाले खूंखार बुढ़े और बड़े बड़े रईस कल्टीवेटर्स अपनी थैलियां गर्म करके घूम रहे थे। जैसे ही हानली बाजार के अंदर घुसा तो उसे वहां अजीबोगरीब कपड़ों में सजे ढेरों कल्टीवेटर्स दिखे और तभी उसकी नज़र गेट पर खड़े गेट यनहाव और उन काले कपड़े वालों पर पड़ी जो आने जाने वाले हर बंदे को गिद्ध जैसी नज़रों से घूर रहे थे। हानली के माथे पर बल पड़ गए, लेकिन वो बिना डरे और बिना उनसे आंख मिलाए शान से आगे बढ़ गया और तभी किसी ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस से उसे हल्के से टटोला, पर उसे मामूली समझकर छोड़ दिया। यिन शिफ्टिंग सेक्ट वाले हर किसी से पंगा नहीं ले रहे थे, लेकिन जैसे ही किसी नेसेंट सोल वाले आज़ाद पंछी को शक होता कि कोई उसे टटोल रहा है, तो वो उन सेक्ट वालों को ऐसी गंदी निगाहों से देखता कि उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती। पर मामला नीलामी का था, इसलिए कोई फालतू का लफड़ा नहीं चाहता था।
तभी यिन शिफ्टिंग सेक्ट के उस नुकीली आंखों वाले बुढ़े ने चिढ़कर गे तियनहाओ से कहा कि एल्डर गे, सुना है कि ये लड़का रूप बदलने में बड़ा उस्ताद है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ गेट पर पहरा देने का कोई फायदा होने वाला है। गे तियनहाओ ने ठंडे दिमाग से जवाब देते हुए कहा कि देखो भाई, मेरा मकसद उसे पकड़ना नहीं बल्कि उसके मन में खौफ पैदा करना है ताकि वो कोई गलती कर बैठे, क्योंकि वो इतना शातिर है कि उसे पहचानना नामुमकिन है। पर तुम फिक्र मत करो, क्योंकि हेवनली डेविल सेक्ट के 7 वंडर्स के पास एक क्लियर साउंड मिरर है जो किसी का भी असली चेहरा दिखा देता है, और हमारा एक बंदा उसे मांगने गया है, और जैसे ही वो आईना हमारे हाथ लगेगा तो नीलामी के आखिरी दिनों में हम उस लड़के का पर्दाफाश करके उसे दबोच लेंगे। ये सुनते ही उस नुकीली आंखों वाले बुढ़े की बाँछें खिल गईं और उसने चहकते हुए कहा कि मान गए उस्ताद, आपकी प्लानिंग तो एकदम कतई जहर है, और अगर हमने उसे पकड़ लिया तो सेक्ट मास्टर हमें मालामाल कर देंगे। गे तियनहाओ बस फीकी हंसी हंसकर नीलामी घर की तरफ देखने लगा, क्योंकि वो जानता था कि हानली कोई मामूली चूहा नहीं बल्कि वो मौत का दूसरा नाम है जिसने उनके चौथे एल्डर को परलोक पहुंचा दिया था। उधर हानली एक आलिशान पत्थर की इमारत के सामने खड़ा था जिस पर सतरंगी रोशनी चमक रही थी, और सबसे अचरज की बात तो ये थी कि उस ट्रेजर शाइन हॉल के ऊपर आसमान में एक और सफेद पत्थर का बड़ा महल तैर रहा था। वहां खड़े एक चेले ने हानली को बड़े अदब से समझाते हुए कहा कि सीनियर, अगर आपको नेसेंट सोल वाली धाकड़ नीलामी में जाना है तो ऊपर 9 फेमेंस हॉल में पधारिए, जिसकी फीस 1000 स्पिरिट स्टोन्स है, और नीचे वाली नीलामी तो कोर फॉर्मेशन वालों के लिए है जिसकी फीस सिर्फ 100 है। हानली ने अपनी नेसेंट सोल वाली अंदरूनी शक्ति का थोड़ा सा जलवा दिखाया और अपनी जेब से 10 चमकते हुए पत्थर निकालकर उस चेले की तरफ उछालते हुए रौब से कहा कि ये लो पैसे, और मुझे उस ऊपर वाली महफिल में ही जाना है, क्योंकि मुझे इन छोटे मोटे सामानों में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर हानली उस चेले से अपना पास लेकर एक नीली बिजली की तरह उड़ता हुआ आसमान वाले महल की तरफ निकल गया, और जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि वहां पहले से ही सैकड़ों नेसेंट सोल वाले धुरंधर अपनी अपनी गोटियां सेट करने के लिए जमा थे, और तभी 3 जोरदार घंटों की आवाज के साथ उस महानीलामी का आगाज हो गया। हानली ससुरा नीलामी घर के एक सुनसान कोने में दुबक कर बैठा था और बड़े बेरुखे अंदाज में 300 मीटर दूर खड़े उस काले चोगे वाले अधेड़ आदमी को ताक रहा था जो हाथ में हल्का पीला क्रिस्टल थामे उसकी नुमाइश कर रहा था। उस आदमी ने बड़े सधे हुए लहजे में सबको बताया कि भाई लोग, ये टर्मरिक क्रिस्टल है जो पश्चिमी नानजियांग के तपते रेगिस्तानों में बालू के 1 किलोमीटर नीचे मिलता है, और चूंकि इसमें मिट्टी वाली अंदरूनी शक्ति कूट कूट के भरी है तो ये अर्थ एट्रीब्यूट वाले जादुई हथियार बनाने के लिए एकदम धाकड़ चीज है, जिसकी शुरुआती बोली 8000 स्पिरिट स्टोन्स है और हर बोली कम से कम 1000 बढ़ाकर ही लगानी होगी। अब भाई, नीलामी कराने वाला वो बंदा खुद नेसेंट सोल लेवल का बड़ा खिलाड़ी था, और हानली ने गौर किया कि ससुरा अपनी कल्टीवेशन के एकदम चरम पर है। तभी तो सामने बैठे सैकड़ों धुरंधर कल्टीवेटर्स की भारी भरकम स्पिरिचुअल सेंस के दबाव में भी वो टस से मस नहीं हो रहा था, क्योंकि किसी की मजाल नहीं थी कि उसके सामने कोई ऊंच नीच कर दे। जहां तक उस पीले क्रिस्टल का सवाल था, ज्यादातर लोगों ने उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, और आखिर में एक गुमनाम से कल्टीवेटर ने 12,000 की बोली लगा के उसे अपने नाम कर लिया। बाकी की चीजें भी बस ऐसे ही ठंडी ठंडी बिकती रहीं। हानली बड़े आराम से कुर्सी पर पसरा ये सब तमाशा देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि नीलामी कई दिनों तक चलेगी, और पहले दिन तो बस फालतू का सामान निकालकर वक्त काटा जाता है ताकि दूर दराज के सारे धुरंधर यहाँ जमा हो सकें, और असली मारकाट तो आखिरी के धाकड़ सामान के लिए ही होगी। उसने वहां बैठे ढेरों नेसेंट सोल वाले दिग्गजों को बड़े गौर से देखा जो ग्रेट जिन साम्राज्य की अलग अलग सेक्ट और गुटों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन उसकी नजरें तो उन 3 चौड़े चकले बौद्ध भिक्षुओं पर जा टिकी जिनके माथे एकदम चमक रहे थे। उनमें से एक सूखा सा था, एक थोड़ा गोल मटोल, और तीसरा एकदम शांत दिखने वाला सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग था। और जब हानली ने उस बड़े वाले भिक्षु की आंखों में झांका तो भाई साहब, उसका दिल एक पल के लिए कांप गया, क्योंकि उन आंखों में गजब का तेज था। हानली समझ गया कि ये बौद्ध गुट वाले भी किसी से कम नहीं है, इसलिए उसने पंगा लेने के डर से अपनी स्पिरिचुअल सेंस तुरंत खींच ली और ऐसे बैठ गया जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। जैसे जैसे समय बीता, नीलामी में गर्मी बढ़ने लगी, और आखिर में वो पल आया जब एक चकाचक सोने जैसी चमक वाली काली धातु एबनी गोल्ड दिखाई गई, जिसका वजन 2 किलो था और बोली 30,000 से शुरू हुई। ये देखते ही हानली की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि ससुरा वो कब से इसी की ताक में था, और जब बोली 60,000 तक पहुंच गई तो हानली ने अपनी साख दांव पर लगाते हुए बड़े रौब से चिल्लाकर कहा कि मैं इसके 65,000 दूंगा। सामने वाले ने हार नहीं मानी और 67,000 की बोली ठोक दी, तो हानली ने भी बिना डरे 70,000 का दांव खेल दिया, जिसके बाद वो दूसरा बंदा एकदम चुप हो गया। नीलामी वाला बंदा अभी खुशी से झूम ही रहा था कि तभी एक ठंडी और खूंखार आवाज गूंजी कि मैं इसके 75,000 दूंगा, और ये सुनकर सबकी हवा टाइट हो गई।
हान ली ने देखा कि पीछे एक धुंधली काली धुंध में लिपटा हुआ बूढ़ा बैठा है, जो शायद उसी की तरह इस चीज के पीछे पागल था। हान ली का माथा ठनका और उसने गुस्से में आकर सीधा 1,20,000 की बोली लगा दी, जिसे सुनकर पूरे हॉल में हड़कंप मच गया, क्योंकि इतने में तो कोई तगड़ा प्राचीन हथियार आ जाता। वो काला धुंध वाला बूढ़ा भी सन्न रह गया और हार मान ली, क्योंकि उसे आगे और भी जरूरी सामान खरीदना था। इस तरह हान ली ने वो एबनी गोल्ड हथियार लिया और बाद में उस बूढ़े ने भी 2 लाख खर्च करके फायर पार्ट सैंड नाम की रेत खरीदी। दिन खत्म हुआ तो हान ली चुपके से भीड़ के साथ बाहर निकल गया और देखा कि इन शिफ्टिंग सेक्ट वाले गुंडे अब वहां नहीं थे, जिसे देखकर उसने एक तिरछी मुस्कान दी और अपने ठिकाने की तरफ चल दिया। दूसरी तरफ वो काली धुंध वाला बूढ़ा, जिसे सब गांव कह रहे थे, वो ये क्लैन के एक खास आदमी युन ई से मिला और उसे वो रेत सौंप दी। युन ई ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई तुम फिक्र मत करो, भले ही एबनी गोल्ड हाथ से निकल गया, पर मैं तुम्हें कुछ ऐसी दवाइयां दूंगा और अगले अंडरग्राउंड नीलामी का इंतजाम भी करूंगा, जहां तुम्हें वो धातु जरूर मिल जाएगी। बूढ़ा गांव वो दवाइयों का डिब्बा और स्पिरिट स्टोन्स की थैली पाकर एकदम गदगद हो गया और खुशी खुशी अगले मिशन की तैयारी में जुट गया। जब यून ई ने बूढ़े गांव को बिल्डिंग से बाहर जाते देखा तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट हवा हो गई। वैसे रात ढलते ही यून ई ने 2 घुमक्कड़ कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर से भी मुलाकात की थी, जो कुछ सामान के बदले इनाम लेकर खुशी खुशी वहां से खिसक लिए थे। अगले कुछ दिनों तक हनीमून सा जोश लिए हान ली हर सुबह 9 फर्मामेंट्स हॉल पहुंच जाता, ताकि उस धाकड़ नीलामी का हिस्सा बन सके। चूंकि पहले ही दिन उसे अपनी पसंद की चीज मिल गई थी, तो उसे पूरी उम्मीद थी कि आगे भी कुछ तगड़ा हाथ लगेगा। लेकिन मामला वैसा ही निकला जैसा बूढ़े फू ने पहले ही कह दिया था कि हानली को जिस लेवल की दुर्लभ चीजें चाहिए, वो दिन के आखिर में होने वाली 10-12 नीलामियों के अलावा और कहीं नहीं मिलने वाली, और उनमें भी ज्यादातर बने बनाए मैजिक ट्रेजर्स ही थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस दिन एबनी गोल्ड का मिल जाना बस एक किस्मत का खेल था। खैर, हानली अब उस बड़ी नीलामी में वक्त बर्बाद नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी नजरें तो अंडरग्राउंड नीलामी की खबरों पर टिकी थीं। उसे पता चला कि शुरू के कुछ दिन तो दोनों नीलामियों में मामला एक जैसा ही रहता है, बस अंडरग्राउंड वाले में डेविल डाओ के सामान पर कुछ ज्यादा ही जोर रहता है। लेकिन असली खेल तो आखिरी दिन शुरू होता है, जब नेसेंट सोल रैंक के धुरंधरों के लिए एक खास मेला लगता है। उसे पूरा यकीन था कि उसकी तलाश वहीं खत्म होगी, पर वहां घुसना हर किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि वहां सिर्फ डेविल डाओ से जुड़े लोग या फिर तगड़ी सिफारिश वाले कल्टीवेटर्स ही जा सकते थे। ये सब जुगाड़ बिठाकर हानली वापस बड़ी नीलामी की तरफ मुड़ा, और जब आखिरी दिन उसकी जरूरत का सामान सामने आया तो उसने अपनी जेब ढीली करते हुए 1 लाख से ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स लुटाकर उसे जीत लिया। नीलामी खत्म होते ही हानली बाकी भीड़ के साथ निकला, पर वो बाजार से बाहर नहीं गया, बल्कि सीधा हिडन फॉर्च्यून पवेलियन की तरफ बढ़ गया। उसे भनक भी नहीं थी कि इस एक कदम ले उसे मौत के मुंह से बचा लिया, क्योंकि यिन शिफ्टिंग सेक्ट के एल्डर्स और वो सोरिंग स्काई सेंटिस हाथ धोकर उसके पीछे पड़े थे और बाजार के गेट पर ही घात लगाए बैठे थे। वो सेंटिस अपने चांदी जैसे चमकते आईने को सहलाते हुए बाहर निकलने वाले हर कल्टीवेटर को ऐसे ताड़ रही थी जैसे कोई बाज अपने शिकार को देखता है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उसके आईने की चमक बढ़ती गई, पर उसके चेहरे पर मायूसी छा गई, जिसे देखकर जी तियन हाओ और बाकी गुर्गों के चेहरे भी उतर गए। सेंटिस ने एक ठंडी आह भरी और झिझकते हुए कहा कि मैंने अपनी जादुई नज़र से उन सब लोगों को देख लिया जिन्होंने भेस बदल रखा था, पर वो कहीं नजर नहीं आया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो इस नीलामी में आया ही ना हो और हम यहाँ फालतू में अपनी चप्पलें घिस रहे हों? इस पर जी तियन हाओ ने एकदम कड़क आवाज में कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिन कैपिटल में आए सारे ऊंचे लेवल के कल्टीवेटर्स यहाँ जरूर आए होंगे, और मैंने खुद उसे उस दिन दुकान ताड़ते हुए देखा था, तो उसके इरादे एकदम साफ थे। सेंटिस ने उसकी बात तो मान ली, पर उसकी परेशानी कम नहीं हुई। तभी एक तीखी आंखों वाले यिन शिफ्टिंग सेक्ट एल्विर ने चुटकी लेते हुए पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये क्लियर साउंड मिरर उतना असरदार न हो जितना लोग बताते हैं, या फिर शायद लिन साहिबा ने इसे कम वक्त की वजह से ठीक से काबू करना न सीखा हो। सेंटिस ने तुरंत मना करते हुए कहा कि ये बात तो अपने दिमाग से निकाल ही दो, क्योंकि ये आईना 7 महान खजानों में से एक है, और इसे इस्तेमाल करने के लिए बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए, जो मैं कर चुकी हूँ, इसलिए मेरी नज़रों से बच निकलना नामुमकिन जैसा है। जी तियन हाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ी और दिमाग लड़ाते हुए बोला कि अगर वो इस जादुई आईने की पकड़ में नहीं आया, तो इसका मतलब है कि या तो वो अभी भी बाजार के अंदर ही दुबका बैठा है, या फिर किसी और चोर रास्ते से निकल गया है। और जहां तक बात क्लियर साउंड मिरर की है, तो दुनिया में ऐसी कोई इल्यूजन की तरकीब नहीं जो इसे चकमा दे सके, और वो लड़का इतना बड़ा उस्ताद नहीं हो सकता। उसने आगे कहा कि बाजार के चारों तरफ 8 लाइट पीक्स फॉर्मेशन की तगड़ी घेराबंदी है, जिसे तोड़कर निकलना उसके बस की बात नहीं, तो पक्का वो अंदर ही किसी काम में फंसा होगा। तीखी आंखों वाले बूढ़े ने पूछा कि अब आगे का क्या प्लान है,
तो सेंटिस ने राय दी कि हम यहीं डटे रहेंगे, क्योंकि बाहर आने का यही रास्ता है। साथ ही अपने कुछ चंट चेलों को अंदर भेजेंगे ताकि वो उसकी टोह ले सकें। जी तियन हाओ को ये बात जंच गई और उसने फौरन अपने चेलों को हुक्म सुनाकर बाजार के अंदर रवाना कर दिया। अब यहाँ ये लोग सिर पटक रहे थे और वहाँ हान ली अपने असली चेहरे के साथ हिडन फॉर्चून पवेलियन में एल्डर वैंग के साथ बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। एल्डर वैंग को पता था कि हान ली की बूढ़े फू के साथ सेटिंग है, इसलिए वो उसकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। जब तक बूढ़ा फू वहां पहुंचता, ये दोनों अपनी अंदरूनी शक्ति और कल्टीवेशन के किस्से साझा करने में एकदम मग्न हो गए। सूरज ढलते ढलते बूढ़ा फू भी वहां आ धमका और तीनों में ऐसी जमी कि घंटों तक बातें चलती रहीं। जब विदा होने का वक्त आया तो हान ली ने जैसे ही कदम बाहर निकाला, उसका चेहरा पलक झपकते ही बदल गया और वो एक बीमार से दिखने वाले अनजान कल्टीवेटर जैसा लगने लगा। हानली को लगा था कि वो गेट से बाहर जाएंगे, पर बूढ़ा फू उसे एक स्पिरिट रिंस स्टडी नाम की दुकान में ले गया। हानली ने हैरान होकर पूछा कि भाई फू, क्या हम सही जगह आए हैं? तो बूढ़े फू ने हंसते हुए समझाया कि ये दुकान मेरे एक जिगरी दोस्त की है, जिसने यहाँ एक खुफिया टेलीपोर्टेशन फॉर्म फिट कर रखा है जो हमें सीधा अंडरग्राउंड नीलामी में पहुंचा देगा, और मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि हम आ रहे हैं। हानली ने चकराते हुए पूछा कि क्या बाजार में ऐसी पाबंदी नहीं है कि कोई भी टेलीपोर्ट ना कर सके? बूढ़े फू ने लापरवाही से हाथ हिलाया और कहा कि फिक्र मत करो, मेरे दोस्त की ऊपर तक पहुंच है और उसने खास परमिट ले रखा है। ये रास्ता बस कुछ महीनों के लिए है और इसके बारे में किसी परिंदे को भी खबर नहीं है। वहां का मालिक एक साफ सुथरा सा बूढ़ा था जो नक्शे और फॉर्मेशन बनाने का धाकड़ उस्ताद निकला। वक्त कम था, इसलिए हानली उससे ज्यादा गप्पे नहीं मार पाया और वो दोनों एक खुफिया कमरे में जाकर टेलीपोर्टेशन फॉर्म पर खड़े हो गए। पलक झपकते ही वो दोनों जिन कैपिटल की दीवारों से दूर दक्षिण के पहाड़ों में एक गुफा के पास जा पहुंचे। दूसरी तरफ बाजार के गेट पर खड़ा जी तियन हाओ आसमान की तरफ देखकर झुंझलाते हुए बोला कि मोहतरमा लिन, अब तो रात हो गई है और उस बंदे का कोई अता पता नहीं है। शायद हमने उसे पहचानने में कोई भारी गलती कर दी है और वो ससुर बड़ा ही चालू आदमी है। उसने सुझाव दिया कि अब यहाँ मक्खियां मारने से अच्छा है कि हम खुद उस अंडरग्राउंड मेले में चलें, क्योंकि वहां भी बड़े काम का सामान मिलने वाला है और हो सकता है कि वो वहां मिल जाए, वरना कुछ ना कुछ हाथ तो लग ही जाएगा। सेंटिस ने भारी मन से बाजार की तरफ आखिरी बार देखा और कहा कि खाली हाथ बैठने से तो अच्छा है कि हम वहीं चलें, शायद वहां हमारी किस्मत खुल जाए। इसके बाद उन्होंने 2 एल्डर्स को वहीं पहरे पर छोड़ा और बाकी टोली लेकर मेले की तरफ निकल पड़े। किस्मत का खेल तो देखो, हानली से टकराने से ठीक पहले ही वो पूरी फौज अलग अलग दिशाओं में तितर-बितर हो गई। जैसे ही यिन शिफ्टिंग सेक्ट के लोग वहां से खिसके, पास की एक हवेली से 2 खूंखार कल्टीवेटर्स एकदम बिजली की रफ्तार से बाहर निकले। जब उन दोनों ने देखा कि मार्केट के दरवाजे पर अब कोई नहीं बचा है, तो उन्होंने चुपके से एक दूसरे को इशारों इशारों में अपनी बात समझाई और दबे पांव यिन शिफ्टिंग सेक्ट वालों का पीछा करने निकल पड़े। मार्केट के बाहर पहुंचते ही दोनों अलग अलग दिशाओं में फुर्र हो गए। उनमें से एक ने छोटा सा झंडा लहराया और बैंगनी धुएं के बादल में गायब होकर गे तियान हाओ की टोली के पीछे लग गया, जबकि दूसरा आसमान चीरता हुआ सीधे शाही शहर की तरफ लपका। उधर जिन एपिटल के पास एक गुमनाम पहाड़ी के पास खड़े ओल्ड मैन फू ने हैन ली को बड़ी हैरानी से घूरते हुए पूछा कि क्या भाई, तुम्हारे मन में कोई सवाल जवाब नहीं चल रहा है क्या? टेलीपोर्टेशन के बाद हैनली ने बड़ी सावधानी से चारों तरफ फॉर्मेशन की जांच परख की और जब तसल्ली हो गई कि मामला एकदम चकाचक है, तो चैन की सांस लेकर बोला कि अरे भाई, अब पूछने का क्या फायदा? मुझे बस इस बात का अचंभा है कि आपने मार्केट से निकलने के लिए फॉर्मेशन का सहारा क्यों लिया, पर मुझे यकीन है कि इसके पीछे जरूर आपकी कोई ना कोई तगड़ी चाल होगी। हैनली की ये होशियारी देखकर ओल्ड मैन फू को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि वो तो उसकी सावधानी देखकर गदगद हो गए। ओल्ड मैन फू ने अपनी आंखें सिकोड़ी और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ धीमे से बोले कि असल में बात बस इतनी सी थी कि मुझे खबर मिली थी कि यिन शिफ्टिंग सेक्ट के कुछ गुंडे मार्केट के बाहर ताक लगाए बैठे हैं और मुझे लगा कि शायद कल्टीवेटर हैन उनसे 2-2 हाथ नहीं करना चाहेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि चुपके से पतली गली से निकल लेना ही बेहतर है। उम्मीद है आपको मेरी ये दखलंदाजी बुरी नहीं लगी होगी। ये सुनते ही हैनली का कलेजा एक पल को धक से रह गया, पर उसने खुद को संभालते हुए पूछा कि भाई फू, आखिर आपका मतलब क्या है? ओल्ड मैन फू खिलखिलाकर हंसे और बड़े मजे से बोले कि अरे घबराओ मत भाई, अगर मेरी नीयत खराब होती तो मैं यहाँ तुम्हारे लिए जाल बिछाकर खड़ा होता। पर क्या तुम भूल गए कि जब तुम ट्रेजर शाइन हॉल के सामने खड़े थे, तब तुम्हारी गे तियान हाओ और उसके चेलों से भिड़ंत हुई थी? हैनली ने थोड़ी देर चुप्पी साधी और फिर सीधा सवाल दागा कि मुझे नहीं पता था कि आपको ये सब खबर है, पर भला आपने मेरी मदद क्यों की? मुझे नहीं लगता कि आप महज एक मुलाकात के वादे के लिए यिन शिफ्टिंग सेक्ट जैसे खूंखार लोगों से दुश्मनी मोल लेंगे। ओल्ड मैन फू ने बड़े ही ठंडे अंदाज में जवाब दिया कि रही बात यिन शिफ्टिंग सेक्ट से पंगा लेने की, तो शायद तुम्हें मेरे असली रसूख का अंदाजा नहीं है।
क्योंकि मैं 9 सिरेनिटी सेक्ट का इन्फोर्समेंट एल्डर हूं और हमारी तो उन लोगों से खानदानी दुश्मनी है, तो उन्हें चिढ़ाने का कोई भी मौका मैं हाथ से जाने नहीं देता। पर असली बात तो ये है कि मुझे तुमसे एक छोटा सा काम है। जैसे ही हैन यी ने सुना कि ये बुजुर्ग तो 10 सबसे बड़े शैतानी सेक्ट्स में से एक के एल्डर हैं, तो उसके कान खड़े हो गए और वो एकदम चौकन्ना होकर बोला कि अरे भाई साहब, मुझे माफ करना कि मैंने आपको पहचाना नहीं। आपका सेक्ट तो बड़ा धाकड़ है, पर भला इतने बड़े खानदान के एल्डर को मुझ जैसे साधारण आदमी से क्या काम पड़ गया। ओल्ड मैन फू मुस्कुराकर बोले कि देखो भाई, ये मेरा निजी मामला है, इसलिए मैं अपने सेक्ट वालों को इसमें नहीं घसीटना चाहता, पर अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार ये व्यापार मेला निपट जाए, फिर हम आराम से बैठकर बात करेंगे और यकीन मानो इसमें तुम्हारा ही बड़ा फायदा है। बाकी अगर तुम्हें सौदा पसंद ना आए तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। हैन ली ने थोड़ी देर दिमाग दौड़ाया और सोचा कि एक आफत तो पहले ही गले पड़ी है, अब दूसरे बड़े सेक्ट वाले को नाराज करना ठीक नहीं होगा। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए हामी भर दी कि चलो ठीक है भाई, मैं आपकी बात मान लेता हूं। ओल्ड मैन फू का चेहरा खुशी से चमक उठा और वो बोले कि वाह भाई हैन, तुम तो बड़े ही खुले मिजाज और सीधे आदमी निकले। अब चलो जल्दी, क्योंकि मेला अब ज्यादा दूर नहीं है। देखते ही देखते वो दोनों राजधानी से 1000 किलोमीटर दूर एक उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके में पहुंच गए, जहां उन्होंने एक ऐसी चट्टान के सामने डेरा डाला जिस पर धूल और काई जमी थी और देखने में वो एकदम मामूली लग रही थी। हैन ली की नजरें उस चट्टान से ज्यादा आसपास की गहरी घाटी पर थीं, जहां झाड़ झंखाड़ भरे पड़े थे। उसे लगा कि अगर कोई उसे यहां लेकर ना आता तो उसे सपने में भी अंदाजा नहीं होता कि यहां कोई धाकड़ कल्टीवेटर्स छुपे बैठे हैं। ओल्ड मैन फू तो यहाँ के पुराने खिलाड़ी थे। उन्होंने अपनी आस्तीन झटकारी और एक छोटी सी चमकती हुई प्लेट निकाली जो सीधे उस पत्थर के अंदर समा गई। पलक झपकते ही वो चट्टान पीली रोशनी से जगमगा उठी और वहां 30 मीटर चौड़ी एक गुफा का रास्ता खुल गया, जहां कोर फॉर्मेशन लेवल के 2 तगड़े पहरेदार खड़े थे। एक पहरेदार ने ओल्ड मैन फू की प्लेट चेक की और बड़ी इज्जत से पूछा कि सीनियर फू, आपके साथ ये नए महानुभाव कौन है, जरा इनका नाम तो बताइए। ओल्ड मैन फू ने उन्हें आंखें दिखाते हुए कड़क आवाज में कहा कि ये मेरे खास दोस्त कल्टीवेटर हैन है, जो समुद्र पार से आए हैं, और जब मैंने इनकी गारंटी ले ली है तो फिर इतनी पूछताछ काहे की। चलो जल्दी से इनकी पहचान पक्की करो ताकि हम अंदर जा सकें। वो पहरेदार मुस्कुराते हुए बोला कि अरे सीनियर फू, जब आपने कह दिया तो फिर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये लीजिए नेसेंट सोल लेवल की पहचान वाली प्लेट। बस इतना ध्यान रहे कि अगर मेले का कोई नियम तोड़ा तो ये प्लेट वापस ले ली जाएगी। इससे आप 4 मेलों में हिस्सा ले सकते हैं, पर पहली बार के आपको 10,000 स्पिरिट स्टोन्स देने होंगे। हैन ली का मन तो थोड़ा छोटा हुआ, पर उसने तुरंत पैसों की थैली थमा दी। जैसे ही हैन ली को 347 नंबर वाली प्लेट मिली, उसने अपनी भौहें सिकोड़कर पूछा कि क्या यहां सच में इतने सारे धुरंधर आने वाले हैं। दूसरे पहरेदार ने हंसते हुए सफाई दी कि अरे नहीं सीनियर, सबके सब नहीं आते, कईयों को कुछ जरूरी काम पड़ जाता है। मेरे हिसाब से बस 200 के आसपास ही लोग जुटेंगे। हैन ली ने सिर हिलाया और बोला कि चलो फिर भी ये संख्या काफी धाकड़ है। ओल्ड मैन फू ने चलते चलते कहा कि चलो अब मेले में चलते हैं, और अगर मौका मिला तो मैं तुम्हारे उस्ताद को मेरा सलाम जरूर कहूंगा। हैन ली ने उनके पीछे चलते हुए धीरे से पूछा कि भाई, वो पहरेदार भी कम नहीं थे, क्या वो दोनों एक ही उस्ताद के चेले हैं? ओल्ड मैन फू ने मजे लेते हुए पूछा कि क्या तुमने ग्रेट जिन के उन 4 नामी आजाद कल्टीवेटर्स के बारे में सुना है? हैन ली ने तपाक से कहा कि हाँ बिल्कुल, तो क्या उनका उस्ताद उनमें से ही कोई एक है? ओल्ड मैन फू ने गहरी सांस लेते हुए बताया कि हाँ, उनके गुरु ई तियान हैं, जो उन चारों में सबसे जादुई शक्तियों वाले खलीफा हैं, और वो सालों से नेसेंट सोल के आखिरी पड़ाव पर हैं। उनकी ताकत का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें एक 8वें दर्जे के खूंखार राक्षस को गाजर मूली की तरह काटते देखा है। लोग कहते हैं कि पूरे ग्रेट जिन में बस वही 2 लोग हैं जिनके पास भगवान बनने यानी डीटी फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचने का असली दम है। इसलिए शायद मेले वालों ने उनके चेलों को गेट पर बिठाया है ताकि उनके नाम का खौफ बना रहे। हैन ली ने उत्सुकता से पूछा कि भला वो दूसरा खुशनसीब इंसान कौन है जो उस मुकाम तक पहुंच सकता है। ओल्ड मैन फू ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि वो कोई और नहीं बल्कि क्लेंजिंग फायर सेक्ट के मंक जेड मून है, जिन्होंने महज 400 सालों में नेसेंट सोल का आखिरी लेवल पार कर लिया। वो तो सदियों में एक बार पैदा होने वाला हीरा है। हालांकि मैं खुद को भी कम नहीं मानता, पर उन दोनों के सामने हम जैसे लोग तो पानी कम चाय हैं। हैन ली ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि भाई फू, आप भी कोई कम धुरंधर नहीं है। आपकी अंदरूनी शक्ति देखकर तो लगता है कि आप बस एक कदम ही दूर हैं। ओल्ड मैन फू बोले कि अरे हट पगली, मैं तो 300 साल से इसी लेवल पर अटका हुआ हूं और अब तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है। पर तुम तो अभी अभी नेसेंट सोल के मझले लेवल पर पहुंचे हो, शायद तुम ही जल्दी कोई बड़ा धमाका कर दो। हैन ली बस सूखी हंसी हंस पड़ा और उनकी बात को हंसी मजाक में उड़ा दिया।
खैर ओल्ड मैन फू के पीछे चलते चलते आखिरकार उसे सामने से सफेद रोशनी आती दिखी और एक बड़ा सा हॉल दिखाई दिया जहां हलचल शुरू हो चुकी थी, जिसे देखकर हैनली का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। उधर 50 किलोमीटर दूर गे तियान हाओ के चेहरे पर शैतानी खून सवार था और उसके शरीर से काली अंदरूनी शक्ति धुएं की तरह निकल रही थी। उसने एक बेचारे कल्टीवेटर का सिर अपनी फौलादी पकड़ में जकड़ रखा था और अपनी काली जादुई विद्या यानी सोल सर्च से उसकी आत्मा की सारी यादें जबरदस्ती खींच रहा था। वो बेचारा तड़प तड़प कर आधा मर चुका था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं और पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। पास ही वो सेंटिस और एक काले कपड़ों वाला आदमी ये खौफनाक नजारा देख रहे थे। कुछ ही पल बाद उस बेचारे के शरीर में एक तेज झंझनाहट हुई और वो नाक से काला खून छोड़ते हुए वहीं ढेर हो गया। गे तियान हाओ ने चिढ़कर उस लाश को अपनी काली आग के गोले से एक झटके में भस्म कर दिया और आंखें बंद करके उन यादों को टटोलने लगा। जब उसने आंखें खोलीं तो सेंटिस ने कड़क अंदाज में पूछा कि बताओ वो ससुरा कौन था और दबे पांव हमारा पीछा काहे कर रहा था। गे तियान हाओ ने बड़े रौब से बताया कि वो ससुरा ये क्लैन का एक धुरंधर कल्टीवेटर है। ये सुनते ही एंडलेस स्काई सेंटिस के तो जैसे होश ही उड़ गए और वो एकदम चकराकर बोली कि क्या कहा, वही शाही खानदान वाला ये क्लैन। गे तियान हाओ ने अपना चेहरा थोड़ा अजीब सा बनाते हुए पूछा कि क्या कल्टीवेटर लिन उस बंदे को जानती हैं जिसने इन सबको यहाँ भेजा है, क्योंकि वो ये क्लैन का एक एल्डर है जिसका नाम हान है और शक्ल सूरत में वो एकदम उसी आदमी जैसा दिखता है जिसका हम पीछा कर रहे हैं। सेंटिस ने बड़ी हैरानी से पूछा कि क्या वाकई ऐसा है और क्या वो दोनों एक ही आदमी हैं? आखिर उस बंदे का इस ये क्लैन से क्या लेना देना हो सकता है? गे तियान हाओ ने एकदम गंभीर होकर कहा कि भाई मुझे पक्का तो नहीं पता, पर जिस बंदे की मैंने याददाश्त खंगाली थी वो तो बस एक मामूली आवारा कल्टीवेटर था जिसे ये क्लैन ने काम पर रखा था। लेकिन अगर वो दोनों एक नहीं भी हैं तो पक्का उनके बीच कोई गहरा रिश्ता है, वरना वो हमारे पीछे अपना बंदा क्यों भेजते? और अगर वो सच में ये क्लैन का एल्डर निकला तो मामला बड़ा टेढ़ा हो जाएगा। सेंटिस ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा कि अरे क्या वो खानदान इतना बड़ा है? मुझे तो याद है कि ये क्लैन तो तुम्हारे सेक्ट समेत कई बड़े गुटों के इशारों पर नाचता था, फिर डरने वाली कौन सी बात है? गे तियान हाओ ने एक ठंडी आह भरते हुए समझाया कि देखो भाई, ये क्लैन कोई आम खानदान नहीं है और ग्रेट जिन में उनका नाम सिर्फ इसलिए नहीं चलता कि वो राजा महाराजा हैं, बल्कि इसलिए चलता है क्योंकि उनके पास 7 नेसेंट सोल लेवल के धाकड़ एल्डर्स हैं और उन्होंने न जाने कितने ही बाहर के लड़ाकों और खुफिया ताकतों को पाल रखा है। उनकी असली ताकत किसी बड़े कल्टीवेशन सेक्ट से कम नहीं है और भले ही हमारे पीछे आने वाले की अंदरूनी शक्ति कम थी, पर उसका झंडा बड़ा जादुई था। अगर कल्टीवेटर लिन का वो क्लियर साउंड मिरर ना होता तो उसे पकड़ पाना नामुमकिन था। सेंटिस ने बड़ी शांति से गे तियान हाओ की आंखों में आंखें डालकर कहा कि अरे वो तो कुछ भी नहीं था, मेरी कल्टीवेशन की वजह से मुझे बाजार छोड़ते ही कुछ गड़बड़ लग रही थी और बस किस्मत अच्छी थी कि सही वक्त पर आईना चमक गया। पर ब्रदर गे, अब ये बताओ कि आगे का क्या इरादा है और क्या तुम्हारा सेक्ट अभी भी हमारे एंडलेस स्काई टेम्पल के साथ किए वादे को निभाएगा? गे तियान हाओ ने दूर आसमान की तरफ देखते हुए ठहाका मारा और बोला कि ये क्लैन भले ही कितना भी सूरमा क्यों ना हो, पर मेरा सेक्ट उनसे रत्ती भर नहीं डरता। आखिर बात हमारे सेक्ट की सबसे कीमती अमानत और हमारे एनफोर्समेंट एल्डर की जान की है। अगर वो सच में ये क्लैन का बंदा हुआ भी तो हम उससे हिसाब बराबर कर लेंगे। इसलिए तुम फिक्र छोड़ो और चलो, अब व्यापार मेले का वक्त हो गया है। सेंटिस ने चैन की सांस ली और सर हिलाते हुए कहा कि ब्रदर गे की बातों ने मेरा कलेजा ठंडा कर दिया। इसके बाद वो तीनों रोशनी की लकीर बनकर वहां से फुर्र हो गए। उनके जाते ही वहां एक काली रोशनी चमकी और नीले कपड़ों में एक जवान लड़का प्रकट हुआ। उसने बड़े कमीनेपन से मुस्कुराते हुए उनके पीछे देखा और बुदबुदाया कि तो इन शिफ्टिंग सेक्ट और एंडलेस स्काई टेम्पल ने हाथ मिला लिया है। चलो कोई बात नहीं, अभी तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूं ताकि तुम उस हान नाम के लड़के को बाहर खींच सको, क्योंकि मेरी असली आत्मा को मारने का बदला मैं अभी तक भूला नहीं हूं। और इतना कहते ही वो धुंध की तरह गायब हो गया। इधर हान ली की हालत पतली थी। वो हरे रंग की रोशनी के घेरे में फंसा हुआ मन ही मन खुद पर हंस रहा था। वो एक धुंधले से हॉल में खड़ा था जहां चारों तरफ गोल घेरे में करीब 400 सीटें लगी थीं। जब वो अंदर आने लगा तो एक नकाबपोश पहरेदार ने उस पर एक अजीब सा टैलिस्मन चिपका दिया और उसे एक छोटे से जादुई फॉर्मेशन से गुजार दिया, जिसकी वजह से अब वो हरे रंग की जादुई धुंध में लिपटा हुआ था और कोई उसे पहचान नहीं सकता था। उसने डरे सहमे इधर उधर देखा तो पाया कि हॉल में कई और धुरंधर भी अलग अलग रंगों की धुंध में छिपे बैठे थे। हान ली ने कोने में एक सीट पकड़ी और चुपके से अपनी स्पिरिचुअल सेंस फैलाकर देखना चाहा कि क्या वो इस धुंध के पार देख सकता है, पर उसे बड़ा झटका लगा क्योंकि उसकी तगड़ी ताकत भी इस पर्दे को नहीं हटा पा रही थी। उसे समझ आ गया कि ये पूरा हॉल एक जबरदस्त स्पेल फॉर्मेशन के साए में है जो उन टैलिस्मन के साथ मिलकर काम कर रहा है।
अब यहाँ कोई किसी को नहीं पहचान सकता था, जिसका मतलब था कि लोग बिना किसी डर के अपनी कीमती से कीमती चीजों का सौदा कर सकते थे। हान ली ने राहत की सांस ली कि चलो अब इन शिफ्टिंग सेक्ट वालों से पहचान लिए जाने का खतरा टल गया। धीरे धीरे हॉल भर गया और करीब 200 लोग जमा हो गए। तभी बीचों बीच एक सफेद पत्थर की मेज प्रकट हुई और उस पर एक सफेद धुंध में लिपटा हुआ आदमी खड़ा हो गया। सफेद साय ने सबकी तरफ देखते हुए कहा कि भाई लोगों, वक्त हो गया है, तो चलिए ये मेला शुरू करते हैं। और उसने अपनी आस्तीन झटककर मेज पर 4 फूली हुई पोटलियां रख दी। उसने सबको बताया कि पिछली बार की तरह इस बार भी यहाँ सिर्फ नायाब चीजों का सौदा होगा। अगर आपके पास कोई बहुत ही पुराना ट्रेजर या जादुई औजार है तो ही उसे लाएं। और इस बार एक खास बात यह है कि हमारे एक वीआईपी क्लाइंट ने एक बहुत ही धाकड़ खजाना बेचने को दिया है। वो इसे सिर्फ कुछ बेहद दुर्लभ चीजों के बदले ही देगा, और अगर किसी के पास वो चीजें नहीं हुई तो ही इसकी बोली लगेगी। तभी भीड़ में से कोई चिल्लाया कि आखिर वो खजाना है क्या और उसे क्या चाहिए, पहले ही बता दो वरना बाद में हमें पछतावा होगा। सफेद साया हंसकर बोला कि वो चीज शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, वक्त आने पर देख लेना। और रही बात तुम्हारी फिक्र की, तो वो बेकार है, क्योंकि उसके बदले जो चीजें चाहिए वो कोई आम कल्टीवेटर नहीं देगा। उसकी दबंग आवाज सुनकर पूरे हॉल में खलबली मच गई। तभी उसने पहली पोटली खोली और उसमें से एक काले रंग का बेर जैसा फल निकाला जो अजीब सी चमक छोड़ रहा था। उसने चिल्लाकर बताया कि ये इन जुजूबे है जो 300 साल में एक बार किसी शमशान की खास जगह पर उगता है, और इसे एक तड़पती हुई रूह की नफरत के साथ पूरे 49 दिनों तक पकाया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स है। हान ली का तो ये सुनकर दिमाग ही चकरा गया, क्योंकि उसने ऐसी चीज कभी देखी ही नहीं थी। देखते ही देखते वहां बोलियों की बौछार हो गई और वो फल करीब 1,90,000 में बिका। इसके बाद उस साय ने लाल रंग का लोहे का टुकड़ा निकाला जो आग उगल रहा था, और बताया कि ये ब्लड यांग आयरन है जिसे 3 धुरंधर जानबाजों की आत्माओं से तपाकर बनाया गया है। इसकी बोली 1.5 लाख से शुरू हुई और 2.5 लाख पर जाकर रुकी। एक के बाद एक खूंखार और काली शक्तियों वाली चीजें बाहर आने लगीं और उनकी कीमत आसमान छू रही थी। हान ली ने अपनी जेब टटोली और उसे पसीना आ गया। उसे डर लगने लगा कि उसके पास इतने पैसे कम न पड़ जाएं, क्योंकि यहां तो हर चीज की बोली उम्मीद से कहीं ज्यादा लग रही थी। तभी उस साय ने एक सफेद रंग की गोंद जैसी चीज निकाली और कहा कि ये यूड रबर है जो 1000 साल पुराने पेड़ से निकलता है और कठपुतली बनाने के लिए सबसे धाकड़ माल है। इसकी बोली 1,20,000 से शुरू होती है। ये सुनते ही हान ली के दिमाग में जैसे बिजली कौंधी और वो बिना सोचे समझे दहाड़ मारते हुए बोला, 1.5 लाख। नेसेंट सोल वाले धुरंधर कल्टीवेटर्स में से बस कुछ ही ऐसे शौकीन बचे थे जिन्हें कठपुतली बनाने और अजीबो-गरीब खजानों में दिलचस्पी थी। इसीलिए हान ली का मुकाबला बस 4 लोगों से हुआ और उसने मजे-मजे में 1,70,000 स्पिरिट स्टोन्स फेंक कर वो सामान अपने नाम कर लिया। वो सफेद परछाई वाला नीलामी करने वाला बंदा एक के बाद एक धाकड़ चीजें निकाल रहा था, जिसमें से 2 चीजों पर हान ली का दिल आ गया। एक को उसने 1,90,000 में लपका और दूसरे के लिए तो ऐसी मारामारी मची कि 3,10,000 की भारी बोली लगानी पड़ गई। इन चंद चीजों ने ही हान ली की पोटली खाली कर दी थी, पर शुक्र इस बात का था कि उसे जो खास सामान चाहिए था वो अभी तक सामने नहीं आया था। जब मेज पर रखे सारे थैले खाली हो गए तो नीलामी करने वाला बंदा दांत चियाते हुए बोला कि भाइयों, नीलामी का खेल तो खत्म हुआ, अब तुम लोग आपस में जो मर्जी आए अदला बदली कर लो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो कि अगर किसी ने तुम्हें चूना लगा दिया या नकली माल थमा दिया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, हम तो बस जगह दे रहे हैं। और हाँ, अगर सौदा पक्का हुआ तो 10,000 स्पिरिट स्टोन्स कमीशन के तौर पर चुपचाप निकाल देना। इतना कहकर वो ससुरा एक कोने में टांग फैलाकर ध्यान लगाने बैठ गया। जैसे ही उसने इशारा किया, कई लोग तीर की तरह स्पिरिट की तरफ लपके, लेकिन एक लाल रोशनी वाला बंदा तो इतना फुर्तीला निकला कि सबको पीछे छोड़कर सबसे पहले मेज के पीछे जा खड़ा हुआ। उस लाल परछाई वाले ने हाथ जोड़कर बड़े चाव से कहा कि भाई साहब, पहले मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबकी बारी भी इसके बाद आ ही जाएगी। हान ली खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि जो पहले आएगा वो बढ़िया माल उड़ा ले जाएगा। पर उसे जो जड़ी बूटियां चाहिए थी वो इतनी अनोखी थीं कि उन्हें कोई ऐरा गैरा नहीं छीन सकता था। एक के बाद एक कई कल्टीवेटर स्टेज पर आए। किसी का सौदा पट गया तो कोई अपना सा मुंह लेकर वापस लौट गया। एक पीले कपड़े वाले भाई साहब तो अपनी चमकती नीली धातु लेकर 3 बार चिल्लाए कि कोई है जो इसे बर्फ वाली जड़ी बूटी से बदलेगा, पर जब किसी ने घास नहीं डाली तो वो बेचारे ढीले पड़कर अपनी सीट पर जा बैठे। हान ली ने मौके का फायदा उठाया और कुछ पुरानी जड़ी बूटियां और दानवों के कलेजे यानी डेमन कोर्स दिखाकर एक दुर्लभ सामान झटक लिया। अब उसे बस 2 सबसे कीमती चीजों की तलाश थी। तभी उसके अंदर बैठे मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने मजे लेते हुए पूछा कि भाई हान ली, अब अपनी पिटारी से क्या निकालने वाले हो, क्योंकि अगर माल तगड़ा नहीं हुआ तो कोई हाथ नहीं लगाएगा।
हानली ने मन ही मन हंसते हुए जवाब दिया कि सीनियर जब इतने पापड़ बेले ही हैं तो पीछे क्यों हटना। अगर आपकी बनाई कठपुतली इतनी ही धाकड़ है जैसा आप बताते हो तो मैं अपना सबसे कीमती पत्ता खेलने को तैयार हूं। जैसे ही एक मायूस कल्टीवेटर नीचे उतरा, हानली ने एकदम रौब के साथ स्टेज संभाली। सबकी नजरें उस पर टिकी थीं कि ये बंदा क्या नया गुल खिलाएगा। हानली ने बड़े स्टाइल से 2 चमकते डिब्बे मेज पर रखे और अपनी आवाज बदलकर भारी गले से बोला कि दोस्तों, मैं लाया हूं डेविल डाओ का सबसे खूंखार और दुर्लभ सामान, यानी 2 डेविल एसेंस डायमंड्स, और जिसे भी ये चाहिए उसे मुझे एलिमेंटल जेड और ब्रिलियंट ग्लो जेम देना होगा। जैसे ही उसने डिब्बे खोले, उनमें से काली धुआंधार अंदरूनी शक्ति निकलने लगी, जिसे देखकर पूरी महफिल में खलबली मच गई। वहां मौजूद लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगे कि अरे बाप रे, क्या ये सचमुच वही पत्थर है जिससे डेविल ड्रैगन वाली तलवारें बनती हैं? ये इस दुनिया में आया कहां से? शोर इतना बढ़ गया कि वो सफेद परछाई वाला नीलामी करने वाला भी अपनी समाधि छोड़कर अपनी फटी आंखों से उन हीरो को घूरने लगा। हानली ने सीना ठोक कर कहा कि अगर मैं खुद डेविल डाओ वाला होता तो इन्हें कभी न बेचता। अगर किसी के पास मेरा मांगा हुआ सामान है तो शौक से आकर इसकी जांच कर सकता है। हानली की धमक देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। तभी वो नीलामी करने वाला सफेद परछाई वाला बंदा धीरे से फुसफुसाया कि मेरे पास एक ब्रिलियंट ग्लो जेम रखा तो है, पर वो इतना कीमती था कि मैंने नीलामी में नहीं निकाला। अगर मैं उसे मंगवाऊं तो क्या मुझे ये हीरा चेक करने दोगे? हानली ने झट से हामी भर दी, और जैसे ही उस बंदे ने अपनी सफेद नेसेंट आग हीरो पर डाली, वो आग उन हीरो की काली शक्ति को छू तक नहीं पाई। नीलामी करने वाला खुशी के मारे उछल पड़ा और चिल्लाकर बोला कि कसम से, ये तो एकदम असली और धाकड़ डेविल एसेंस डायमंड है, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। तभी वहां एक नकाबपोश ग्रे कपड़ों वाला बंदा अचानक से प्रकट हुआ और एक बॉक्स थमाकर पलक झपकते ही गायब हो गया। उस सफेद धुंध वाली परछाई ने हानली के हाथ में संदूक थमाते हुए बड़े अदब से कहा कि भाई साहब, ये एकदम असली वाला ब्रिलियंट ग्लो जेम है, जरा अपनी पारखी नजर से देख लो कि सौदा मंजूर है या नहीं। हानली ने जैसे ही डिब्बा खोला तो अंदर से हल्के पीले रंग का पत्थर लपलपाती बैंगनी रोशनी छोड़ रहा था, जिसे देखकर तो ऐसा लगा मानो सूरज ही हाथ में आ गया हो। हानली की बाँछें खिल गईं और उसने अपनी आंखों से नीली रोशनी चमकाते हुए उस पत्थर का रेशा रेशा ऐसे परखा जैसे कोई जौहरी असली हीरा जांच रहा हो। हानली तो एकदम शांत बैठा था, पर वो सफेद परछाई अंदर ही अंदर हक्की बक्की रह गई कि ससुरा ये सामने वाला कल्टीवेटर कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि इस पत्थर की चमक से तो अच्छे अच्छों की आंखें चौंधिया जाती हैं, और ये बंदा टकटकी लगाए इसे निहारे जा रहा है। हानली ने पत्थर को अपनी पोटली में सरकाते हुए रौब से कहा कि पत्थर तो एकदम 1 नंबर का है, और ये लो अपना डेविल एसेंस डायमंड और यहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटो। उस सफेद परछाई ने खिसियानी हंसी हंसते हुए हीरा लपक लिया और दूसरे हीरे की तरफ ललचाई नजरों से देखते हुए बोला कि भाईजान, अगर किसी और के पास तुम्हारे लायक सामान नहीं है तो मैं इसके लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं, बस तुम अपनी शर्त बताओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि भीड़ में से एक मर्दाने दहाड़ और एक मीठी सी जनानी आवाज गूंजी कि किसने कह दिया कि किसी के पास सामान नहीं है? मेरे पास एलिमेंटल जेड का एक धाकड़ टुकड़ा पड़ा है, और खबरदार जो किसी और ने इस पर आंख भी उठाई, क्योंकि ये सामान तो अब मेरा हुआ। देखते ही देखते हानली के सामने काले और सुनहरे रंग की 2 बिजली जैसी लकीरें आ गिरीं और वहां मौजूद बाकी कल्टीवेटर्स के बीच कानाफूसी शुरू हो गई, क्योंकि एलिमेंटल जेड कोई ऐसी वैसी चीज नहीं थी, बल्कि ये तो 500 साल में एक बार दिखने वाला नायाब खजाना था। उस सफेद परछाई के तो तोते उड़ गए, और वो काला साया, जो कि देखने में काफी लंबा चौड़ा और खूंखार लग रहा था, उसने कड़कती आवाज में कहा कि एल्डर, ये तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम खुलेआम सौदेबाजी के नियम तोड़कर दादागिरी दिखाओगे और इस डेविल एसेंस डायमंड पर कब्जा करोगे? सफेद परछाई की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा कि अरे कुन भाई, आप तो फालतू में गर्म हो रहे हो, मैं तो बस एक मशवरा दे रहा था, और अब जब आप दोनों धुरंधर यहां आ ही गए हो तो मैं तो चला अपने रास्ते। भीड़ में से किसी ने दबी जुबान में फुसफुसाते हुए कहा कि अरे भाई, ये तो वही ऑस्टियर ब्लड सेक्ट का खूंखार एल्डर कुन वुजी है, जिसके नाम से ही लोगों की हवा टाइट हो जाती है, और ये तो पक्का नेसेंट सोल लेवल का बड़ा खिलाड़ी है। हानली ने जब ये सुना तो वो भी अंदर से थोड़ा सकपका गया कि पाला तो किसी बड़े उस्ताद से पड़ा है। तभी उस चांदी जैसी चमक वाली औरत ने एक ठंडी आह भरी और बड़े प्यार से कहा कि एल्डर कुन, आप जैसे बड़े बुजुर्ग के सामने मेरी क्या बिसात। अगर आपके पास भी वही सामान है जो इस कल्टीवेटर भाई को चाहिए तो मैं पीछे हटने को तैयार हूं। कुन वुजी ने एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहा कि मेरे पास एलिमेंटल जेड तो नहीं है, पर उससे भी कहीं ज्यादा कीमती माल भरा पड़ा है, और अगर अपनी खैर चाहती हो तो चुपचाप किनारे हो जाओ।
उस औरत ने भी हार नहीं मानी और मुस्कुराते हुए बोली कि बड़ी मुश्किल से ये हीरा हाथ लगने वाला था। चलो ऐसा करते हैं कि फैसला इस कल्टीवेटर भाई पर छोड़ देते हैं कि उसे मेरा एलिमेंटल जेड पसंद आता है या आपका माल। कुनवुजी बड़े टशन में बोला कि ठीक है भाई, मुझे मंजूर है। और उधर हानली भी मन ही मन खुश था कि चलो कम से कम एलिमेंटल जेड के दर्शन तो हुए। उस औरत ने जैसे ही हरे रंग का संदूक मेज कर पटका और उस पर लगा सिल्वर टैलिस्मन हटाया तो अंदर से सतरंगी रोशनी वाला पत्थर निकला, जिसकी अंदरूनी शक्ति यानी ची इतनी तगड़ी थी कि हानली का दिल बाग बाग हो गया। हानली ने पत्थर को ठोक बजाकर चेक किया और सिर हिलाते हुए कहा कि माल तो एकदम खरा है, पर जरा देखें कि एल्डर कुन के पास क्या पिटारा है। कुनवुजी ने जैसे ही अपने डिब्बों के ढक्कन खोले तो वहां मौजूद लोगों के होश फाकते हो गए, क्योंकि अंदर फीनिक्स फॉलवुड और मायरियड व्हील फ्लावर जैसे ऐसे दुर्लभ सामान थे जिन्हें देखकर बड़े बड़े सूरमाओं की राल टपक जाए। लेकिन हानली की नजर तो उस सुनहरे पत्थर पर टिकी थी, जिसे देखकर कुनवुजी ने बड़े गर्व से कहा कि भाई ये और एक एसेंस है, और पूरे ग्रेट जिन में मेरे अलावा इतना बड़ा टुकड़ा किसी और के पास मिल जाए तो कहना, इसे अपनी तलवार में जड़वाओगे तो तुम्हारी ताकत 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। हानली ने बिना देर किए ऐलान कर दिया कि मुझे तो बस यही और एक एसेंस चाहिए और मैं अपना हीरा इसी के बदले दूंगा। बेचारी औरत चिल्लाई कि अरे भाई, मेरा एलिमेंटल जेड तो देख लो। पर कुनवुजी ने अपनी पूरी अंदरूनी शक्ति का दबाव उस पर डालते हुए दहाड़ मारकर कहा कि चुप रह कलमुही, क्या चाहती है कि मैं अभी तेरा कचूमर निकाल दूं? कुनवुजी ने झपट कर वो हीरा उठाया और खुशी के मारे पागल होकर चिल्लाने लगा कि आज का दिन तो बन गया और अब मैं घर जाकर इससे अपनी काली शक्तियों को और धाकड़ बनाऊंगा। इतना कहकर वो तो वहां से हवा की तरह रफू चक्कर हो गया, और जैसे ही वो औरत अपना सामान समेटकर दुखी मन से जाने लगी तो हानली ने झट से संदूक पर हाथ रखकर रोक दिया और आंखों में चमक लाते हुए बोला कि जरा रुको मैडम, ये एलिमेंटल जेड भी मुझे चाहिए और मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। कल्टीवेटर होने का क्या मतलब है बे? चांदी जैसी चमकती उस परछाई की आवाज एकदम से बर्फीली हो गई। आसपास के बाकी कल्टीवेटर्स ने जब ये तेवर देखे तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दहशत के मारे सबका बुरा हाल था। हानली के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैरी। एक हाथ से संदूक को दबाए हुए उसने झट से अपनी स्टोरेज पाउच पर हाथ मारा और एक दूसरा जेड का डिब्बा बाहर निकाल लिया। उस चांदी जैसी परछाई ने अनमने ढंग से डिब्बा थामा और चिढ़ते हुए बोली, देख भाई, मुझे सिर्फ डेविल एसेंस डायमंड चाहिए, इसके अलावा मुझे किसी और कबाड़ में कोई दिलचस्पी नहीं है। हानली ने अपनी आवाज को थोड़ा भारी करते हुए कहा, अरे एक बार खोल के तो देख लो कि इसके भीतर माल क्या है, देखने में कौन सा तेरा पैसा घिस जाएगा। उस परछाई ने हिचकिचाते हुए डिब्बा खोला और बस एक नजर डाली ही थी कि उसके मुंह से जोर की चीख निकल गई। अरे वाह, ये एलिमेंटल जेड अब से तुम्हारा हुआ, वो औरत चहकते हुए बोली। उसने आधा डिब्बा खुलते ही उसे झटपट ऐसे छिपा लिया जैसे कोई खजाना मिल गया हो और वापस भीड़ में जा घुसी। आसपास खड़े कल्टीवेटर्स तो एकदम हक्का बक्का रह गए। किसी को कानों कान खबर नहीं लगी कि उस तीसरे डिब्बे में हानली ने ऐसा क्या जादू दिखाया था जिसने उस नखरेबाज औरत को एक पल में पिघला दिया। कुछ चतुर लोग मन ही मन तुक्का लगा रहे थे कि शायद हानली के पास तीसरा डेविल एसेंस डायमंड भी था। पर भाई, एक इंसान के पास 2 हीरे होना ही बड़ी बात थी, तीसरे का तो सोचना ही दिमाग हिला देने वाला था। ज्यादातर लोग यही मान रहे थे कि हानली ने कोई तगड़ा माल दिखाकर उस औरत की मति मार दी है। उस वक्त भीड़ में मौजूद हर आंख हानली को अलग अलग नजर से देख रही थी। कोई जल भुनकर खाक हो रहा था तो कोई दुश्मनी की आग में तप रहा था। हानली ने इन सब बातों पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। उसने उस चांदी जैसी परछाई को फिर से गौर से देखा और उसकी भौहें तन गईं। वो कद काठी उसे जानी पहचानी लग रही थी। कहीं ये वही तो नहीं? हानली के दिमाग में बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा। हालांकि आवाज बदली हुई थी, पर इस लेवल के कल्टीवेटर्स के लिए आवाज बदलना बाएं हाथ का खेल था। यही सोचकर हानली ने अपनी ब्राइट साइड स्पिरिट आइज का इस्तेमाल किया। हालांकि रोशनी के उस कोहरे को पूरी तरह चीरना मुमकिन नहीं था, पर उसे एक धुंधला सा खाका साफ दिखने लगा। नतीजा देखते ही उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। वो वाकई में एंडलेस स्काई सेंटिस ही थी। किस्मत का खेल देखो, उसे भनक तक नहीं लगी कि सामने कौन है, और वो खुशी खुशी डेविल एसेंस डायमंड लेकर चंपत हो गई। हानली को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। जिस आखिरी सामान के लिए उसने दिन रात एक कर दिया, वो उसकी जानी दुश्मन के हाथ में था। इस अजीबोगरीब चक्कर ने उसे सोच में डाल दिया। दिल में उठते इन अजीब से जज्बातों को दबाकर उसने अपनी जीती हुई और एक एसेंस और एलिमेंटल जेड को समेटा और अपनी सीट पर जाकर जम गया। अब उसका काम पूरा हो चुका था, इसलिए उसने बाकी चीजों से ध्यान हटा लिया।
बिना किसी बड़े लफड़े के उसे ऑरिक एसेंस का इतना बड़ा टुकड़ा मिल गया था कि अब वो अपनी बाकी बची तलवारों को भी धाकड़ तरीके से चमका सकता था। उसके बाद कोई 40 के करीब कल्टीवेटर्स मंच पर आए, पर किसी के पास भी एलिमेंटल जेड या डेविल एसेंस डायमंड जैसा कोई नायाब तोहफा नहीं था। धीरे धीरे लोग बोर होने लगे और मामला फटाफट निपटने लगा। आखिरकार जब आखिरी सौदागर अपनी जगह पर जा बैठा तो उस सफेद परछाई ने 2 बार ताली बजाई और बोला, भाइयों, जब आप लोगों के सौदे पूरे हो गए हैं तो अब हम इस महफिल की सबसे तगड़ी चीज की नीलामी शुरू करते हैं। ये ऐसी चीज है जिसे देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। इतना कहते ही दरवाजे पर 2 नए चेहरे दिखाई दिए। हैरानी की बात तो ये थी कि इन दोनों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए कोई टोटका नहीं किया था। भीड़ में खलबली मच गई क्योंकि सब उन्हें पहचानते थे। एक काला हाथ वाला बुढ़ा था जो अर्ली नेसेंट सोल लेवल पर था, और दूसरा चौकोर चेहरे वाला अधेड़ आदमी जो मिड नेसेंट सोल लेवल पर था। ये दोनों इंपीरियल ये क्लैन के वो धुरंधर थे जो बाहर की दुनिया से मेलजोल रखते थे। सिर्फ कुछ मंझे हुए कल्टीवेटर्स को ही अंदाजा था कि आज क्या होने वाला है। उन्हें पहले से खबर थी कि आज कोई बड़ा धमाका होने वाला है, और उनके चेहरे चमक उठे। वो चौकोर चेहरे वाला आदमी मेज के पास आया और सफेद परछाई को इशारा किया, फिर भीड़ की तरफ घूमकर बड़े रौब से बोला, ज्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा, सीधे काम की बात करता हूं। ये जो खजाना आप देखने वाले हैं, इसे हमारे ये क्लैन ने 100 साल की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद तैयार किया है। आसपास के कई बड़े सेक्ट इसे हथियाने के चक्कर में थे, पर हम किसी एक को देकर दूसरों को नाराज नहीं करना चाहते थे। इसीलिए हमने सोचा कि इसकी नीलामी ही सबसे सही रास्ता है। अब देखते हैं किस धुरंधर के नसीब में ये धाकड़ चीज लिखी है। इतना कहकर उसने बुढ़े को इशारा किया। बुढ़े ने कलेजे पर पत्थर रखकर 1 फुट लंबा डिब्बा उस सफेद परछाई को थमा दिया। सफेद परछाई हंसते हुए बोली, चलो भाई, अब ज्यादा वक्त जाया नहीं करते, सीधा इसका असली रूप देखो। उसने उस जेड के डिब्बे को हवा में उछाला और भीतर से मुट्ठी के आकार की एक पीली चमकती रोशनी बाहर निकली। वो रोशनी हवा में थरथरा रही थी और उससे एक अजीब सी गूंज निकल रही थी। उसने फुर्ती से अपनी उंगलियों से कुछ जादू टोना किया और उस पर निशाना साधा। जैसे ही उसने जोर से हुंकार भरी, वो पीली रोशनी तेजी से घूमने लगी और एक पीले रंग की मोहर में बदल गई। वो मोहर देखने में तो एकदम चिकने पत्थर जैसी थी, पर उसकी सतह पर सोने और चांदी जैसी चमक वाली स्पेल फॉर्मेशंस की परतें साफ दिख रही थीं। हर पल उस पर बदलते हुए अक्षरों को देखकर किसी का भी सिर चकरा जाए। उससे निकलने वाली अंदरूनी शक्ति इतनी खतरनाक और भारी थी कि वहां बैठे लोगों की हवा टाइट हो गई। इसका नाम है पहाड़ तोड़ मुहर। ये पुराने जमाने के असली डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर, आसमान हिलाने वाली मुहर की नकल है। हमारे ये क्लैन ने इसे ठोक बजाकर देख लिया है। ये असली वाले की 10% ताकत रखती है। अगर किसी के पास गजब की अंदरूनी शक्ति है तो वो इससे असली वाले की 1/3 ताकत भी निकाल सकता है। पर भाई, ऐसा करने से इस खिलौने के चीथड़े उड़ जाएंगे, तो जरा संभल के। जैसे जैसे वो सफेद परछाई उसकी तारीफों के पुल बांध रही थी, वो मुहर अपना आकार बदल रही थी और ऐसा खूंखार माहौल बना रही थी कि सबका ध्यान उसी पर अटक गया। जब हान ली ने सुना कि ये एक डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर की नकल है तो वो भी सन्न रह गया। उसने खुद 3 ज्वाला वाला पंखा बनाने के लिए कितनी पापड़ बेली थी, और यहां एक और धाकड़ चीज सामने खड़ी थी। उसे थोड़ा बुरा भी लगा। उसे इन दैवी खजानों के बारे में ज्यादा पता नहीं था, इसलिए वो सोचने लगा कि उसका पंखा इस मुहर के सामने टिकेगा या नहीं। तभी उसके भीतर बैठे मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने उसकी सोच पढ़ ली और बोले, अरे काहे टेंशन ले रहा है, ये मुहर तो बस 10% ताकत वाली है। तेरा वो जो पंखा जो मैंने 7 ज्वाला वाले पंखे से हिसाब लगाकर बताया है, वो इसकी 2/3 ताकत रखेगा। अगर तूने उसे ढंग से चलाया तो वो आधे असली खजाने के बराबर होगा। ये मुहर तेरे पंखे के सामने पानी भरेगी। हान ली ने सिर हिलाया और बुदबुदाया, हाँ, मुझे भी यही लग रहा था। बस एक बार मेरा पंखा बन जाए, फिर तो इन लेट नेसेंट सोल वालों को मैं अपनी उंगलियों पर नचाऊंगा। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने ठहाका लगाते हुए कहा, बेटा, ये तेरा पुराना इलाका नहीं है। तुझे क्या लगता है ऐसी नकल सिर्फ तेरे पास ही होगी? आपका क्या मतलब है? जितना मैंने इस इलाके को घूमा है, मुझे पता चला है कि हाई जेनिथ सेक्ट, हेवनली डेविल सेक्ट और माइंड मॉर्टल वैली, इन सब के पास अपने अपने धाकड़ खजानों की नकल मौजूद है। माइंड मॉर्टल वैली का वो हजारों राक्षसों वाला झंडा तो इतना खूंखार हो चुका है कि उसने इतने कल्टीवेटर्स की आत्माएं निगल ली हैं कि वो अब असली वाले के बराबर ही ताकतवर हो गया है। इन बड़े गुटों के पास 1-2 ऐसी चीजें होना कोई बड़ी बात नहीं है, वरना ये इतने सालों तक अपनी दादागिरी कैसे चलाते? अब तुम बताओ भाई, क्या तुम जानना चाहते हो कि इस पहाड़ तोड़ मुहर की नीलामी में आगे क्या तमाशा होता है? कमेंट करो।